चलिए दोस्तों, तो फाइनली खत्म करते हैं इस चैप्टर को। बचे हुए 6 सवाल और हैं, फटाफट से देखते हैं इनको कि क्या सवाल है, क्या इनके जवाब होने चाहिए और किस रेफरेंस में है। अब आपको थोड़े से बड़े और प्रैक्टिकल सवाल भी देखने को मिलेंगे, तो आप पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे बना के रखेंगे इन रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। Mazda Banners and Advertising Firm gives its customer an interest-free credit period of 30 days for payment। ठीक है जी, कहा कि 30 दिन तक आप दे सकते हो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले जाएगा, आपको 30 दिन का उधार दिया हमने। Its customer ABC paid for the supply 32 days after the supply of service। 30 दिन की दी गई थी, इन्होंने 32 दिन का पेमेंट दे दिया। Mazda Banners waived the interest payable for delay of 2 days। कह रहा 2 दिन का जो डिले हुआ उसका जो इंटरेस्ट है वो उन्होंने माफ कर दिया कि कोई बात नहीं जी, चलता है इतना तो। द डिपार्टमेंट का मतलब कौन है? जीएसटी डिपार्टमेंट। wants to add interest for 2 days to the value of supply। should notional interest be added to the value? बताओ जी। डिपार्टमेंट कह रहा है अच्छा जी तुमने माफ कर दिया, तुम्हारे माफ करने से क्या होता है, हम तो 2 दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे और अपने हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे और तुम्हें उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। तो क्या ये नोशनल इंटरेस्ट ऐड किया जा सकता है वैल्यू के अंदर, जो कि एक्चुअल में मिला नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है हम ऐड करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई को जो आपने मीनिंग देखी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को आपका सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1 क्या बताता है कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई इज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू इज व्हाट? वो अमाउंट जो कि एग्रीड टू बी पेड है, एक्चुअली पेड और एग्रीड टू बी पेड। यहां पे आप कह सकते हो कि द अमाउंट विच इज एक्चुअली पेड और पेबल इन रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है ना? तो यहां पे ये जो अमाउंट है ये उनको लेना चाहिए था, लेकिन उसने जब वेव ऑफ एक बार कर दिया, जब इसने एक बार वेव ऑफ कर दिया तो क्या ये पेबल रह गया? क्या ये आगे चल के पे होगा? बिल्कुल भी नहीं, उसने तो माफ कर दिया ना। तो क्या नोशनल बेसिस पे कोई ऐड कर सकता है? नहीं जी, जब सप्लायर को पैसा रिसीव ही नहीं हुआ तो उस केस में जीएसटी का बात का वैल्यू ऑफ सर्विस में वो ऐड कहां से होगा? बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट की कंटेंशन है बिल्कुल ही गलत है यहां पे, और यहां पे जो वैल्यू है वो ऐड नहीं की जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए जी, तो इस सेक्शन का आपको रेफरेंस देते हुए अपना प्रोविजन कोट करना है, रिलेट करना है सवाल से और कंक्लूजन दे देना है। ठीक है, चलिए 3 स्टेप सॉल्यूशन। अगला, क्रंच बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेल बिस्कुट्स एंड केक्स थ्रू इट्स डीलर्स। ठीक है जी, टू होम इट चार्जेस द लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट एंड पे जीएसटी अकॉर्डिंगली। बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं और उसके बाद जीएसटी पे कर देते हैं। बहुत ही नेक है। When goods remain unsold with the dealers, it offered additional discounts on the stock as an incentive to push the sales। मतलब कि जब डीलर्स के पास सामान पड़ा हुआ रह गया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनको एज अ इंसेंटिव कि भैया तुम बेचो, उसको बेचो, उसको बेचो, एडिशनल डिस्काउंट दे दिया, उनको एडिशनल डिस्काउंट दिया। कैन दिस एडिशनल डिस्काउंट बी रिड्यूस फ्रॉम द प्राइस एट विच द गुड्स वर सोल्ड एंड कॉन्कॉमिटेंट टैक्स एडजस्टमेंट मेड। मतलब कि क्या ये डिस्काउंट को रिड्यूस किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से और टैक्स की एडजस्टमेंट की जाएगी? बताइए जी। बिल्कुल 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 बताओ। डिस्काउंट वाला पॉइंट कौन सा आ गया? सेक्शन कौन सा? सेक्शन तो सर 15 ही चल रहा है। सबसेक्शन कौन सा? डिस्काउंट है, तो तीसरा है। और ये क्या पोस्ट सप्लाई की बात कर रहा है या बिफोर सप्लाई की बात कर रहा है? तो ये ऑब्वियसली पोस्ट सप्लाई की बात कर रहा है, क्लॉज बी। तो क्लॉज बी ने 2 कंडीशन दी थी। 2 कंडीशन में पहला कंडीशन क्या था कि भैया सप्लाई होने से पहले एग्रीड होना चाहिए डिस्काउंट। सप्लाई होने से पहले इस टाइप का डिस्काउंट का जो प्रोविजन है वो एग्रीड होना चाहिए। ठीक है, क्या ये एग्रीड था? यहां पे नहीं, ये तो सामान बच गया तो डीलर दिमाग लगा रहा है। मतलब डीलर के पास सामान बच गया तो जो हमारे ये कंपनी है दिमाग लगा रही है कि इस तरीके से डिस्काउंट देके अपने सामान को बिकवा देते हैं। क्या ये पहले से एग्रीड था? नहीं, तो पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इनवॉइस वाइज इसको आप वर्कआउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो सकता है आप कर सकते हो, लेकिन पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। और तीसरा था आईटीसी का रिवर्सल रिसिपिएंट के द्वारा। हो सकता है कि आईटीसी भी रिवर्सल हो जाए, लेकिन पहले कंडीशन का पहला पार्ट जो है वो यहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है। तो अगर पहले कंडीशन का एक्सक्यूज मी हाँ जी, पहले कंडीशन का अगर पहला पार्ट यहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ओवरऑल फुलफिल नहीं माना जाएगा और उस केस में ये जो रिड्यूस करने का चाह रहे हैं ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा और टैक्स एडजस्टमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
Red Paper Limited, Delhi, a registered supplier, is manufacturing taxable goods. It provides the following details of taxable interstate supply made by it during the month of March. अब ये आ गया आपका लिस्ट, मतलब बड़ा वाला प्रैक्टिकल सवाल, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया इन्होंने एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, मैन्युफैक्चर किया टैक्सेबल गुड्स का, और इस तरीके से इन्होंने इंटरस्टेट सप्लाई की है, उसकी आपको डिटेल दे दी, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे पहला इंफॉर्मेशन देखो क्या है, लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड इंटरस्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब इसके अंदर टैक्सेस वगैरह अभी इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ये लिस्ट प्राइस है। तो मैंने आपको बताया था लिस्ट प्राइस का बेसिकली मतलब वो प्राइस होता है जिसमें कि हम सारी प्लस माइनस कैलकुलेशन करते हैं और एट द एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 15 लाख रुपए दे रखा है, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं। दूसरा, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1, मतलब जो 15 लाख रुपए की सप्लाई ऊपर की गई है उसके ही एक्सक्लूसिवली रिलेशन में सब्सिडी मिला है इनको 2,10,000 रुपए का, किससे? गवर्नमेंट से। किससे मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है जी। आगे सब्सिडी मिली है एनजीओ से फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एन ओल्ड एज होम एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1, मतलब अगेन उस 15 लाख से रिलेटेड इनको 50,000 रुपए की सब्सिडी मिली है, जो किससे मिली है? एनजीओ से मिली है। तो उस सब्सिडी का क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये म्युनिसिपल अथॉरिटी ने टैक्स लगाया है, इसका देखना है क्या होगा। पैकिंग चार्जेस है 15,000 रुपए का। लेट फी पेड बाय रिसिपिएंट of supply for delayed payment of consideration, recipient has agreed to pay 6,000 in lump sum and no additional amount is payable by him, मतलब कि जो आपका रेसिपिएंट है वो 6,000 रुपए दे रहा है और सप्लायर ने कोई एडिशनल अमाउंट की मांग नहीं करी है, वो कह रहा है कोई नहीं 6,000 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। आगे बढ़ो। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ 2 सब्सिडीज रिसीव्ड। अब ये था जिसके लिए मैं आपको आगे बढ़ते बढ़ते लेके आ रहा था, क्योंकि सवाल स्टार्टिंग में ना कंप्लीट नहीं होता, आपको एंड तक एक बार रीड आउट मारना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो लिस्ट प्राइस है ये नेट ऑफ 2 सब्सिडीज है, मतलब एक गवर्नमेंट से मिली है, एक एनजीओ से मिली है, दोनों सब्सिडीज को नेट करने के बाद 15 लाख रुपए आ रहे हैं, मतलब कि दोनों सब्सिडी को मैंने माइनस किया हुआ है, ठीक है। 15 लाख में से वो जो दोनों सब्सिडी अपने को मिली है उसमें से मैंने नेट करके 15 लाख रुपए निकाले हुए हैं, मतलब एक्चुअल में अमाउंट वो ज्यादा होगा, मैंने दोनों सब्सिडी को लेस किया तब जाके कितना आया? 15 लाख रुपए आया, ठीक है। अब देखेंगे उसका क्या करना है। However, the other charges, taxes, fees are charged to the customer over and above the list price. बाकी जो चीजें हैं म्युनिसिपल टैक्स वगैरह वगैरह वो ओवर एंड अबव है, मतलब उसको नेट नहीं किया हुआ, उसको आपको अलग से जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट नहीं की है इन्होंने, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज मेड बाय रेड पेपर लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, रेट ऑफ आईजीएसटी इज 18%। आइए जी दोबारा शुरू करते हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले ऊपर तो 15 लाख ही और कुछ है ही नहीं। सबसे पहले जो सब्सिडी मिली मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से 2,10,000 रुपए, बताओ इसको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए कहा जाता है कि वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी। तो ये क्या इंक्लूड होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने माइनस ऑलरेडी कर रखा है। 15 लाख में से 2,10,000 रुपए इन्होंने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, मतलब पहले फिगर कितनी रही होगी? पहले फिगर कितनी रही होगी? 17,60,000 रुपए, 17,60,000 रुपए। इसमें से इन्होंने 2,10,000 रुपए माइनस किया किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी का, और 50,000 माइनस किया किसका? आपका एनजीओ की सब्सिडी का, और तो जाके इनकी ये फिगर निकल के आ गई 15 लाख रुपए। ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है ना। तो इन्होंने 2,10,000 ऑलरेडी माइनस कर रखा है, तो क्या अपने को कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं करना इसका अपने को कुछ भी नहीं करना। रेफरेंस किसका दोगे यहाँ पे? 15 के 2 का सब्सिडी ई पॉइंट का, यहां पे भी रेफरेंस सेम रहेगा 15 के 2 का सब्सिडी ई पॉइंट का, और उसके रेफरेंस के हिसाब से ये जो 50,000 रुपए ये क्या हो जाएगा? आपका ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइनस कर दिया है, लेकिन ये जो है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होता है, तो इसलिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए ना ये पॉइंट भी जरूरी है कि इन्होंने पहले क्या कर रखा है, मतलब कि जो ये 15 लाख की फिगर है जिसमें आप छेड़खानी करने जा रहे हो, ये कौन सी फिगर है? ये ऐड करके आई है, बिना ऐड किए हुए है, लेस करके है, मतलब क्या ये फिगर है वो जानना आपको जरूरी है। और अगर आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो तो आपको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये फिगर में आप क्या मान के चल रहे हो और किसके बेसिस पर अपना सवाल कर, ठीक है। चलिए, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, बताओ जी 15(2) कौन सा क्लॉज ए, इसके हिसाब से क्या होता है? ऐड होता है। पैकिंग चार्जेस, बताओ जी इसका क्या होगा? 15(2) क्लॉज कौन सा लगेगा? सी, पैकिंग चार्जेस, मतलब इंसिडेंटल चार्जेस का पार्ट है, तो ये भी क्या होता है? आपका ऐड होता है। और लेट फीस है आपकी 6,000 रुपए की। अब लेट फीस जो 6,000 रुपए की है, तो लेट फीस का आपने क्या देखा था कि भैया इंक्लूसिव लेना होता है, एक्सक्लूसिव लेना होता है। हमने क्या रिकमेंड किया था कि हमेशा इसको क्या लो? इंक्लूसिव लो, और उसके बाद
नोट में लिख दो कि भैया एक्सक्लूसिव भी हो सकता था, उसके अंदर आप पूरा का पूरा 6000 ऐड कर देते, लेकिन अभी हम 6000 ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 6000 डिवाइड में 118 और मल्टीप्लाई में 100। तो इससे जो फिगर आएगी वो कौन सी आएगी, आपकी एक्सक्लूसिव फिगर आएगी, और उस फिगर को आप ऐड करोगे और तो कुछ था नहीं, जो आपका आंसर आएगा वो आपका टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। ऑल इज वेल, सिंपल है। और देखो ये मैंने आपको बताया भी था, इसका जरूरत क्यों है, क्योंकि सवाल के एंड में ना रेट दे रखा था आपको जीएसटी का, तो आप रेट का यूज भी तो करोगे। अगर दे रखा है तो किसी पॉइंट में उसका इस्तेमाल भी करना है, तो आपको हमेशा टफ साइड वाला लेके चलना है कि आपको मानना है कि वो इंक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव फिगर निकालनी है, और फिर नोट में लिख देना है कि भैया अगर ये एक्सक्लूसिव हम मान के चलेंगे तो सीधा सीधा 6000 ऐड कर देंगे, कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वैसे ही फुल फ्लेज क्वेश्चन है। मेसर्स फ्लो प्रो, अ रजिस्टर्ड सप्लायर सोल्ड अ मशीन टू बीपी लिमिटेड, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्होंने सोल्ड किया बीपी लिमिटेड को मशीन, और ये इन्फॉर्मेशन है। प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 and 3। कह रहा है 2 और 3 में जो भी बातें हैं उसको एक्सक्लूड करके, मतलब कि टैक्सेस एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने, और अदर चार्जेस भी जो दे रखे हैं 2 और 3 नंबर पे वो भी इन्होंने एक्सक्लूड करके फिगर बताई है 25,000, मतलब इसके अंदर कोई भी इंक्लूसिव नहीं है ना। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, अब इंस्पेक्शन चार्जेस गए हैं थर्ड पार्टी के। अच्छा जी, सच चार्जेस वर पेबल बाय मेसर्स फ्लो बट द सेम हैज बीन डायरेक्टली पेड बाय बीपी लिमिटेड टू द इंस्पेक्शन एजेंसी, मतलब ये इंस्पेक्शन कराया गया है, पेबल किसके द्वारा था, मेसर्स फ्लो प्रो के द्वारा, लेकिन इसको डायरेक्टली पे किसने कर दिया, बीपी लिमिटेड ने पे कर दिया, मतलब रिसिपिएंट ने पे कर दिया। और दीज चार्जेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड बाय मेसर्स फ्लो एंड प्रो, और कह रहा है कि इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया गया। ये कौन सी वाली बात हो गई, ये बात हो गई 15(2) के बी क्लॉज की। बी क्लॉज में क्या था कि जहां लायबिलिटी होती है सप्लायर की, पे कर देता है रिसिपिएंट इन रिलेशन टू हमारा जो मेन सप्लाई है उसके रिलेशन में है, और उसको हमने अपने बिल के अंदर इंक्लूड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उसको ऐड कर देते हैं। चलिए जी और देख लेते हैं आगे, फिर आएंगे कंक्लूजन पे। तो 15(2)(b) का रेफरेंस है फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन। आपने मशीन डिलीवर किया है, उसके अंदर आपके फ्रेट चार्जेस लगे हैं, तो फ्रेट चार्जेस अगर आपके मशीन के लगे हैं तो आपको उसको भी ऐड करना होता है इन जनरल सेंस। बाकी देखो क्या कह रहा है, मेसर्स प्रो हैज एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट बीपी लिमिटेड प्रीमाइसेस। तो ऑब्वियसली बात है कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन गया ये। अगर आपने एग्रीमेंट हो रखा था आपका कि आप डिलीवर करोगे उसके घर तक, तो घर तक डिलीवर करना पड़ेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। नाउ सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। ठीक है, कह रहा है डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो इसका क्या करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। आगे, डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर्ड टू बीपी लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 1 अबव एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। कह रहा है डिस्काउंट ऑफर किया गया और इनवॉइस में भी रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो बहुत सिंपल केस हो गया, पोस्ट सप्लाई की बात नहीं कर रहा। नोट, प्राइस ऑफ द मशीन इज नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड। ये नोट की जरूरत बहुत होती है, क्योंकि जो सब्सिडी दिया है ये क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि जो प्राइस ऊपर लिखा हुआ है ये नेट ऑफ सब्सिडी है। नेट ऑफ सब्सिडी का मतलब कि आपने इसको माइनस कर रखा है, आपका जो ऊपर फिगर आ रही है उसके अंदर से आपने सब्सिडी माइनस कर रखा है, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई यहां पे निकालना है। दोबारा से पढ़ते हैं और हमने पूरी जानकारी ले ली सवाल की। आइए जी, तो 25,000 रुपए है हमारा एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अब ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस था, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस में क्या समझ में आया था कि वो चार्जेस है जो कि पे किसको करने थे, सप्लायर को, पे किसने कर दिया, रिसिपिएंट ने, और हमारे इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं किया है, इसको इंक्लूड भी नहीं किया है। तो 15(2) का बी आपको कहता है कि भाई साहब इसको जोड़ना पड़ेगा। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन, जहां पे पहले से एग्री हो रखा था, पहले से ही आपका एग्रीड था कि आपको डिलीवर करना है रिसिपिएंट के घर तक, तो ऑब्वियस ही बात है जब पहले से एग्रीड था तो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट हो गया, तो ये भी आपका यहां पे ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ो, उसके बाद सब्सिडी की बात कर रहा है, सब्सिडी कह रहा है नेट ऑफ सब्सिडी, जो 25,000 के ऊपर फिगर दे रखी है उसमें से 5,000 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, और अगर ये सब्सिडी नेट ऑफ सब्सिडी तो ऑब्वियसली बात है आपको सब्सिडी ऐड करने की आवश्यकता तो है नहीं। क्यों? क्योंकि सब्सिडी जो मिली है वो किससे मिली है, आपको गवर्नमेंट से मिली है, और अगर अदर देन गवर्नमेंट होती और डायरेक्टली लिंक टू प्राइस होती तब जाके आप ऐड करते हैं, लेकिन ये जो सब्सिडी है ये है स्टेट गवर्नमेंट की, तो इसलिए आपको ऐड करना नहीं, मतलब इस स्टेटमेंट का आप कुछ नहीं करोगे, इस वाले पॉइंट का आप कुछ नहीं करोगे, बस नोट लिखोगे कि भैया सब्सिडी वाला आपका प्रोविजन था 15(2)(e) का, और इस प्रोविजन के तहत आप उसका प्रोविजन बताओगे, और उसके बाद बताओगे कि भैया ये स्टेट गवर्नमेंट से मिली थी इसलिए ये ऐड नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी उन्होंने लेस कर रखा था, तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद डिस्काउंट है 2% का, जो कि आपको देना है सीरियल नंबर 1, मतलब 25,000 रुपए की आपकी वैल्यू थी, और 25,000 के ऊपर जब आप 2% निकालोगे तो बताओ कितना आएगा,
25,000 का 2% आपका आ जाएगा कितना, 500 रुपए। तो ये 500 रुपए का आपका डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, लेस। जैसे आप सारी चीजें ऐड करते हुए आ रहे हो, इस 500 को क्या करोगे, लेस, और तब जाके आपकी जो फिगर होगी वो आ जाएगी। ठीक है, जो फिगर आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सिंपल है, कुछ खास नहीं था। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिन्होंने भी इन्फॉर्मेशन दे दी। कह रहा है प्राइस है गुड्स का एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, जो भी नीचे बात हो रही है 356 पे 1 लाख रुपए, ये इन्होंने प्राइस दे दिया। म्युनिसिपल टैक्स 2000 रुपए, इंस्पेक्शन चार्जेस है, सब्सिडी मिला है श्री राम ट्रस्ट से। ठीक है जी, और डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड भी है, ये भी उन्होंने बता दिया, 50 रुपए की सब्सिडी मिली है। लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट है और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये भी इन्होंने अलग से बता दिया कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड द लेट फीस। ठीक है, हाउएवर दीस चार्जेस वर अल्टीमेटली वेव्ड बाय श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड एंड द अमाउंट वाज रिफंडेड टू श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द सेम मंथ। मतलब कि ऑल्दो पेनल्टी थी, लेट फीस थी, लेकिन उन्होंने उसको वेव कर दिया और जो भी उसने पैसे दिए थे उसको रिफंड भी कर दिया है। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट बात कर रहा है वेमेंट चार्जेस का। तो वेमेंट चार्जेस कितना है, 2000 रुपीज। सच चार्जेस वर पेड बाय श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड टू राधा प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पे क्या हो गया, डायरेक्टली पेमेंट कर दी। यहां पे क्या कर दिया उन्होंने, डायरेक्टली पेमेंट कर दी है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। नोट, प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड। अगेन वही कह रहा है कि जो सब्सिडी ऊपर दी हुई है उससे उसको नेट कर रखा है, मतलब ऑलरेडी हमने माइनस कर रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड टू श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड। आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। आओ जी, करें प्लस माइनस फटाफट से। प्राइस दे रखा था 1 लाख रुपए का। ठीक है सर, 1 लाख रुपए के प्राइस में सबसे पहला आइटम जो आ रहा है म्युनिसिपल टैक्स का आ रहा है। बताओ म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, रेफरेंस किसका दोगे, 15(2)(a) का, टैक्सेस अदर देन जीएसटी। तो ये ऐड हमारा हो जाएगा। इंस्पेक्शन चार्जेस 15,000 रुपए, ये क्या ऐड होगा, नहीं होगा। तो इंस्पेक्शन चार्जेस का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंटल चार्जेस। इंसिडेंटल चार्जेस जो होते हैं वो आपके ऐड होते हैं, ये भी ऐड हो जाएगा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट और डायरेक्टली लिंक्ड है, तो श्री राम ट्रस्ट से सब्सिडी मिली है। अदर देन गवर्नमेंट हो गया, डायरेक्टली लिंक्ड हो गया, सब्सिडी हो गई। सारी एसेंशियल बातें मिल रही हैं और इन्होंने ऑलरेडी नेट किया हुआ है, मतलब माइनस कर रखा है, तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा 15(2) क्लॉज ई के रेफरेंस से। लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट। अभी देखो लेट फी आपको मिली 1000 रुपए की। ठीक है, आपको पहले मिल गई, फिर आपने क्या कर दिया, उसको रिफंड कर दिया। तो कुल मिला के आपने वेव ऑफ ही तो कर दिया। आपको ये पैसा मिला क्या, ये पैसा ऐसा है जो सप्लायर ने कमाया क्या, नहीं कमाया। तो ये ऐड होगा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको इसका। आपको नोट लिख देना है कि भैया आपको डिलेड पेमेंट की लेट फीस मिली थी, लेकिन एक्चुअल में आपने वो रिकवर नहीं किया, वो वेव ऑफ कर दिया और जो पैसा मिला था वो भी आपने रिफंड कर दिया। तो नटशेल में अगर बात करें तो आपको वो पैसा मिला नहीं, और पैसा अगर मिला नहीं तो ऑब्वियस बात है कि आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको जोड़ोगे नहीं। रेफरेंस किसका दोगे इसके अंदर, 15(2) और डी का। अच्छा जी, अगला आता है पेमेंट चार्जेस। पेमेंट चार्जेस कितना है, 2000 रुपए का। और ये चार्जेस जो है वो पे किसने कर दिए, श्री बलराम ने, बलराम प्राइवेट लिमिटेड टू राधा प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब क्या हुआ कि जो लायबिलिटी थी वो सप्लायर की थी और पेमेंट किसने कर दी, रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दी। तो सिचुएशन कौन सी आती है, ये सिचुएशन आती है 15(2)(b की, 15(2)(b की, जहां पे सप्लायर की लायबिलिटी रिसिपिएंट पे कर देता है और इनवॉइस में ऐड नहीं करता। तो उस केस में उस अमाउंट को हमें ऐड करके चलना पड़ता है। तो ये 2000 रुपए भी आपका ऐड हो जाएगा। और कुछ बचता है क्या, बस। तो बस इतनी सारी चीजें आप ऐड करोगे, आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आराम से निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। कोहली लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर है सप्लाइड मशीनरी टू गीसा लिमिटेड, अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बताओ जी क्या क्या चीजें। प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट है 5,50,000 रुपए। ये तो हमारा बेस अमाउंट हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया, जिसमें हम प्लस माइनस करेंगे। अगला, part fitted in the machinery at the premises of Giza Limited, amount has been paid by Giza Limited directly to the supplier, however it was Kohli Limited liability to pay the said amount, the said amount has not been recorded in the invoice issued by Kohli Limited। तो सेम पॉइंट आ गया ना, रिसिपिएंट डायरेक्टली पे कर रहा है, लाइबिलिटी थी सप्लायर की और अमाउंट हम उसको इंक्लूड नहीं कर रखा हमने अपने इनवॉइस के अंदर। तो कंडीशन फुलफिल होगी सारी की सारी, कौन सी वाली, 15(2)(b की। तो 15(2)(b की कंडीशन फुलफिल होगी और उस हिसाब से अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको अपने को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है।
इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग चार्जेस है मशीनरी का और वो इंक्लूड नहीं कर रखा हमने प्राइस के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे। किस रेफरेंस में जा रहा है ये, इंसिडेंटल। किसमें, इंसिडेंटल। तो क्लॉज सी के हिसाब से आपका ये भी ऐड हो जाएगा। नाउ डिस्काउंट है 2% का ऑन द प्राइस ऑफ मशीनरी मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 1 अबव रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। मतलब ये डिस्काउंट वो वाला है जो रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस है, मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई है। एट द टाइम ऑफ सप्लाई होगा तो उसके इसमें ऑब्वियस बात है यहां पे कंडीशन कौन सी लगेगी, 15(3) का क्लॉज ए। पोस्ट सप्लाई नहीं है, ये हमारा सप्लाई से पहले वाला डिस्काउंट है, तो ऑब्वियस बात है। और डिस्काउंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करोगे, 2%। 2% किसका निकालोगे, तो आपका कह रहा है सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 पे अमाउंट कितना है, 5,50,000। इसका 2% कितना आ जाएगा, 11,000। तो ये 11,000 आपको माइनस करना है। 550 में 20 ऐड होगा, 25 ऐड होगा और ये 11,000 रुपए आपका माइनस होगा। हटा रहे हैं फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट एट द रेट 1% एट ईयर एंड बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच द एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। अब देखो ये बड़ा बढ़िया पॉइंट आ गया। कह रहा है एडिशनल 1% का डिस्काउंट और दे रहा है, ठीक है, एडिशनल 1% का डिस्काउंट आपको और दे रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। मतलब कि ये जो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है ये किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से लिंक है क्या, समझो जरा, किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से ये लिंक है क्या आपका, जो ये आपको दिया जा रहा है। कोहली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट 1% एट द एंड ऑफ द ईयर बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीन फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि भैया आपको एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि आपने कोई और मशीनरी भी परचेज कर ली। मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिस्काउंट का प्रोविजन था 15(3) के बी का, इसमें एक पॉइंट ये था, पहला पॉइंट क्या था कि एग्रीड होना चाहिए और दूसरा पॉइंट क्या था कि इनवॉइस वाइज आप उस डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सको। तो क्या इस सिचुएशन में आप कर पाओगे, किसी और मशीनरी की वजह से किसी और प्रोडक्ट पे, किसी और के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है ईयर एंड पे, ठीक है, तो ये इनवॉइस वाइज आपका सेग्रीगेट नहीं हो सकता। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस पे स्पेसिफिकली लिंक्ड नहीं है, किसी भी जो आपकी यहां ट्रांजैक्शन हो रही है उस पे ये स्पेसिफिकली लिंक्ड नहीं है, ये आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है ईयर एंड पे किसी और ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, कोई और एडिशनल परचेज किया है आपने उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये इनवॉइस वाइज नहीं है, इनवॉइस वाइज नहीं है, मतलब कोई और मशीनरी हो गई। ऐसा होता है कि सेम मशीनरी आपने परचेज करी और फिर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिला, चल जाएगा, लेकिन यहां पे आपने अदर मशीनरी परचेज करी है, कोई और परचेज किया अदर मशीनरी का और उसके वजह से आपको डिस्काउंट मिल रहा है एज अ ओवरऑल होल सोल में। तो इसलिए ये डिस्काउंट आपका जो ये कंडीशन है इसका ये फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट का आपको कुछ भी नहीं करना, नील इंपैक्ट आएगा और अपनी जो भी ट्रांजैक्शन ऊपर से चलते आ रही थी उसको आप कैलकुलेट करके निकालोगे और जो निकलेगा वो आपका कहलाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यूनिट 2 हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश अप होता है। यहां पे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हंसते रहें।